मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कानून की बालादस्ती के लिए इस्लाहात लेकर आए हैं। सिविल और फौजदारी कवानीन में जरूरी तब्दीलियों से मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को मौसर और इस तक गरीब की रसाई यकीनी बना रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा। माजी में सिर्फ ताकतवर लोग फायदा उठाते रहे, जबकि कमजोर ठोकरें खाता फिरा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कौम की अजमत का रास्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन 23 मार्च को एहतजाज करके अपना शौक पूरा कर ले, इनसे होना तो कुछ भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान SDG सरमायाकारी रिपोर्ट 2021 का इजरा। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, काबिल तजदीद और मुतबादिल ज़राए तवानाई, सेहत, तालीम, टेक्नोलॉजी और मवासलात के शोबों में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। रिपोर्ट का मतन। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस दें, कश्मीरियों की अपील। और कराची के मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर अमले की हड़ताल और वैक्सीनेशन के लिए आने वाली अवाम की परेशानी का अहवाल भी कैबिनेट का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। या अल्लाह, इस कठिन सफर में मुश्किलात से मेरी हिफाजत फरमाकर मुझे फतह नसीब फरमा। मैं तुम्हारे लिए इंतकाम का रास्ता खोलूंगा, बेफिक्र रहो। हर एक मौका इंतकाम लेने के लिए बेताब होगा। हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामकर उसके अजीम मकसद के लिए हक के रास्ते पर चलते हैं। जो लोग जिंदगी भर भाई के साथ थे, उन्होंने उनका इंतकाम तक नहीं लिया। तुरुमताई मर गया और इमदाद चोरी हो गई। बिल्कुल पसंद नहीं करेगा ये बरके खान। अगर तुमने जबान न खोली तो वो असियत दूंगा कि सोच भी नहीं सकते। अगर तुम भी भाई के नक्शे कदम पर चल रही हो तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इस बार ये कैद नहीं होगा। कैबिनेट आवर के आगाज़ में आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में अदलिया आज़ाद है। मौजूदा दौर हुकूमत में अदलिया आज़ाद है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए इस्लाहात लेकर आए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में सिविल कानून में इस्लाहात पर इजलास की सदारत करते हुए किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसाफ की फौरी और यकीनी फराहमी का बराह रास्त ताल्लुक गवर्नेंस की बेहतरी से लोगों तक फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उनका कहना था कि हुकूमत सिविल और फौजदारी निज़ाम अदल के कवानीन में ज़रूरी तब्दीलियों से मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को मौसर और इस तक गरीब की रसाई को यकीनी बना रही है।
1908 کے بعد پہلی دفعہ سول قانون میں تبدیلی لے کر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک صدی پرانے قوانین میں اصلاحاتی تبدیلی کے حوالے سے ماضی میں کسی حکومت نے نہیں سوچا۔ ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی ان قوانین میں تبدیلی نہ کرنے کی بڑی وجہ اشرافیہ کا ان قوانین کی آڑ میں قانون کی گرفت سے اپنے لیے راہ فرار کے راستے محفوظ رکھنا تھا۔ اجلاس کو 3 سالہ دور حکومت میں نافذ کی گئی اصلاحات اور آئندہ کے لاہ عمل پر تفصیلی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وراثتی سرٹیفکیٹ کی فراہمی اسلام آباد میں جنوری 2021، پنجاب اور سندھ میں جون 2021 اور خیبر پختونخوا میں دسمبر 2021 سے یقینی بنائی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں بھی اس قانون کی منظوری پر تیزی سے کام جاری ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک مجموعی طور پر نئے نظام کے تحت 10,485 خاندانوں نے وراثتی سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ سمندر پار پاکستانیوں کے وراثتی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں میں 22 کاؤنٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں 12 ممالک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اجلاس کو بتایا گیا کہ خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون کے تحت 1 سال کی قلیل مدت میں اسلام آباد میں 198 میں سے 136، پنجاب میں 810 میں سے 122 اور خیبر پختونخوا میں 421 میں سے 78 کیسز پر فیصلہ دیا گیا، جس کے ذریعے مذکورہ قانون کے تحت خواتین کو وراثت میں حصے کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ سول نظام انصاف اور فوجداری قوانین میں اصلاحاتی تبدیلیوں کے بعد نہ صرف انصاف کے عمل میں تیزی آئے گی، بلکہ الیکٹرانک شواہد، الیکٹرانک FIR اور دیگر اقدامات سے حکومت کے قانون کی بالادستی اور امیر اور غریب کے لیے یکساں قانون کے منشور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے ان اقدامات پر ترجیحی بنیادوں پر عمل کرنے، اداروں کے مابین روابط مضبوط کرنے، تعاون بڑھانے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج فلاحی ریاست کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ماضی میں صرف طاقتور لوگ فائدہ اٹھاتے رہے جبکہ کمزور ٹھوکریں کھاتا پھرا۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج قوم کی عظمت کا راستہ ہے۔ اب ہر شہری 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کرا سکے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن میں نیا پاکستان صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب کا احوال بتا رہے ہیں اسد جار خان۔ 450 ارب روپے کا ہیلتھ انشورنس پروگرام صحت کے شعبے میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ اس پروگرام سے کینسر، دل اور گردوں کے امراض سمیت کئی دیگر امراض کا مفت علاج ممکن ہوگا۔ اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کی عظمت کا راستہ ہے۔ خوشیوں کا جہان سب کے لیے، نیا پاکستان سب کے لیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کمزور طبقے کی فلاح ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ماضی میں کھانسی بھی آتی تھی تو لوگ علاج کرانے برطانیہ چلے جاتے تھے، باہر علاج کرانے والوں کو غریب عوام کا کیا پتا۔ انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ کے ذریعے ہر شہری سرکاری اور نجی اسپتال سے 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کرا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا؟ ایک انہوں نے اپنے کمزور طبقے کے لیے ریاست نے ذمہ داری لی، اور دوسری چیز رول آف لا قائم کیا۔ ہم نے دونوں نہیں کیا، تو یہ جو آج قدم اٹھایا گیا ہے یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں۔ یہ عظمت کا راستہ ہے۔ قوم بڑی تب ہوتی ہے جب ساری قوم سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی تو عوام دیتی ہے، جب وہ عوام اون کرتی ہے ملک کو کہ یہ میرا ملک بھی ہے، تب وہ قوم تکڑی ہوتی ہے، تب وہ ملک تکڑا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں صحت کارڈ کے اجرا پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ پنجاب کی لوگوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج دینا یہ صرف وہ چیف منسٹر کر سکتا تھا جس کے اندر احساس ہے انسانیت کا۔ اتنی عثمان بزدار کے خلاف کیمپین میں نے تو کبھی کسی چیف منسٹر کے خلاف نہیں دیکھی، لیکن جب سروے کا رزلٹ آیا تو سارے پاکستان میں نمبر 1 چیف منسٹر بن گیا۔ یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز دیہاتی علاقوں کے اندر اب جائیں گے، گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اوپر اب پریشر پڑے گا، کمپٹیشن ہوگی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب میں صحت کے بجٹ میں 200 گنا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ 23 نئے ہسپتال تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن کے 56 سرکاری اور نجی ہسپتالوں سے صحت کارڈ کے ذریعے مفت علاج کرایا جا سکتا ہے۔ یہ خواب جو عوام کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کا وزیر اعظم پاکستان نے دیکھا ہے، یہ صوبہ خیبر پختونخوا سے شروع ہو کر پھر پنجاب کے 3 ڈویژن سے ہوتے ہوئے آج ہم راولپنڈی تک پہنچے ہیں۔
اور انشاءاللہ آج راولپنڈی ڈویژن کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں یہاں کے عوام کو صحت کی سہولتیں اس صحت کارڈ کے اوپر میسر ہوں گی۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ریاست اور شہریوں کے درمیان معاہدے کی عمدہ مثال ہے۔ فی الحال یہ پروگرام ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کے لیے ہے، جبکہ اس کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صحت کارڈ تقسیم کر کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن کے لیے نیا پاکستان صحت کارڈ کا باقاعدہ اجرا کیا۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صحت کارڈ سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سی ای او پی ایم ہیلتھ پروگرام محمد ارشد قائم خانی صاحب۔ قائم خانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں بھی صحت کارڈ کا اجرا ہو چکا ہے، اس سے پہلے دیگر شہروں میں بھی ہو چکا تھا، پنجاب میں بھی ہوا۔ آپ کی سپرویژن میں کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے، تو اس کے فیچرز کے بارے میں ایک تو ناظرین کو بتائیے گا ایک بار پھر سے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کتنا یوزفل ہے، کیونکہ جیسے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ آپ کو لاکھوں روپے کا مفت علاج حکومت کروا کے دے۔ جی بہت شکریہ۔ وزیر اعظم پاکستان نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ جب حکومت پاکستان نے قومی صحت کارڈ کا اجرا کیا تو حکومت کے پیش نظر یہ مسئلہ تھا کہ جو غریب عوام، بلکہ نہ صرف غریب عوام، متوسط طبقے کے جو لوگ تھے اور اس سے جو بالائی طبقے کے لوگ تھے، ایون وہ بھی صحت کے ہنگامی اخراجات کے آگے بے بس تھے کہ اگر کل صبح کسی کو 10-12 لاکھ روپے چاہیے ہوں کسی ہیلتھ انٹرونشن کے لیے، اس کا بندوبست کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس لیے حکومت پاکستان نے قومی صحت کارڈ کا اجرا کیا۔ پھر ہسپتال میں داخلے کی صورت میں درپیش تمام بیماریوں کے علاج کے لیے یہ صحت کارڈ کارآمد ہے، اور نہ صرف پورے پنجاب میں، اسلام آباد میں، جی بی میں، آئی سی ٹی میں، کے پی میں، فاٹا میں اور سندھ کے ضلع تھرپارکر میں کارآمد ہے، اور آنے والے وقت میں اسے صوبہ بلوچستان اور امید ہے کہ صوبہ سندھ بھی جوائن کرے گا۔ اور جو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک سے بہتر ہے، تو کم سے کم دو اعتبار سے یہ ضرور بہتر ہے کہ ایک، یہ پورا کا پورا اسٹیٹ فنڈڈ ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے، یعنی اس میں جو عوام ہے یا جو پارٹیسپینٹس ہیں ہیلتھ کارڈ ہولڈر، وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے، جبکہ باقی دنیا میں یہ نظام ہے کہ یا تو وہ پریمیم کے اندر کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا اسپتال میں داخلے کے وقت انہیں کچھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ دونوں ہی معاملات نہیں ہیں۔ اور وزیر اعظم نے ایک جو مثال دی یو کے این ایچ ایس سسٹم کی، جو دنیا کا سب سے بڑا سسٹم ہے اس اعتبار سے، لیکن وہاں بھی جو لوگ ہیں انہیں سہولت صرف پبلک سیکٹر ہسپتالوں میں دستیاب ہے، جبکہ ہمارے سسٹم میں نہ صرف پبلک سیکٹر ہاسپٹلس بلکہ جو نجی ہاسپٹل بھی پینل پہ ہیں وہاں معیاری علاج تمام ہیلتھ کارڈ ہولڈر کے لیے دستیاب ہے۔ محمد ارشد قائم خانی صاحب، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ علاج صرف اسپتال میں داخلے کے وقت ہی صحت کارڈ ان کے لیے کارآمد ہے یا پھر وہ او پی ڈی میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ادویات کی خریداری کے لیے بھی ہیلتھ کارڈ سہولت فراہم کرے گا؟ گزارش یہ کہ حکومت پاکستان کے پیش نظر جو پہلی ترجیح تھی وہ جانیں بچانا تھی، تو ہم نے جو ہے پہلے مرحلے پہ اس کا جو آغاز کیا ہے وہ صرف ہسپتال میں داخلے کی صورت میں جو بیماریاں ہیں یا جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے، کیونکہ وہیں لاکھوں کے اخراجات درپیش ہوتے ہیں اور وہاں دونوں ہی چیلنجز درپیش ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا واسطہ خاندان کا ہنگامی اخراجات سے پڑ جائے تو نہ صرف وہ شخص یا وہ خاندان جسمانی طور پہ بلکہ مالی طور پہ جانوں کو بچانا۔ بہت شکریہ محمد ارشد قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے تفصیلاً اس پروگرام کے بارے میں بات کی۔ جی ناظرین، آپ کو بتا چلے کہ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی بھی ہے، کیونکہ اگر اس انجن کو بھی آپ 80% پہ لے جائیں گے تو پھر اس جہاز کی کیا رفتار ہوگی۔ اینڈ دیٹس وائی آئی سیڈ کہ ویمن ہولڈ دا فیوچر، سو وی ہیو ٹو فکس دس انجن اینڈ وی ہیو ٹو میک دس ورک۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ اچھا، دوسرا جو اس کا لفظ ہے وہ ہے انٹرپرینیورشپ۔ اچھا، انٹرپرینیورشپ ہیز فاؤنڈ نیو میننگ اینڈ نیو ٹریکشن پچھلی کچھ دہائیوں کے اندر، بہت اس لفظ نے ایکسائٹمنٹ کریٹ کی، لیکن پاکستان میں ہم اس لفظ سے ابھی بھی کچھ حد تک اجنبی ہیں، کیونکہ جب ہمارے بچے، ہمارے ینگسٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرپرینیور بننا ہے تو ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، نوکری کرو، فنکا اتنی اچھی جابس دے رہی ہے، فنکا میں نوکری کر لو، اگر انٹرپرینیورشپ کا شوق ہے تو ٹائی میں نوکری کر لو، لیکن کوئی کیریئر میں جاؤ، کیسے تم کام کرو گے، کچھ نہیں بنے گا، اتنا فیلئر ریٹ ہے، شادی کیسے ہوگی، یہ اس قسم کے مسائل۔ تو ایک بہت بڑی کلچرل انہیبیشن ہے، اور ہم لوگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں سکسیزفل انٹرپرینیورس،
लेकिन हमें वो सक्सेस रियल नहीं लगती। जब हमारे बच्चे कहते हैं हमने एंटरप्रेन्योर बनना है तो हम उनको रोकते हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो गेयर्ड नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप बैंक में जाते हैं और आपको कर्ज़ा चाहिए होता है तो वो आपसे कोलेट्रल मांगते हैं, और कोलेट्रल जो है वो एंटरप्रेन्योर के पास नहीं होता। अगर कोलेट्रल होता तो शायद वो इन्वेस्टर होता, वो एंटरप्रेन्योर ना होता। तो वो तो बूट स्ट्रैपिंग कर रहा है, वो तो इधर उधर से देख रहा है कि मैं कहाँ से पैसे लूँ, तो उसके पास वो पैसे नहीं हैं। जब वो डिसरप्शन की तरफ जाता है तो उसको डिसरप्ट करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। और वो कंपनियां जो डिसरप्ट कर रही हैं बिज़नेस मॉडल्स, अगर आप उनकी डिफ़िकल्टीज़ देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। मसलन आपकी जो राइड हेलिंग सर्विस है, आप उनसे पूछें कि उनको पाकिस्तान में और दुनिया भर में और पाकिस्तान में क्या क्या चैलेंजेस हैं। आप फिनटेक में हैं, आपको पता है कि फिनटेक कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करता है। उसकी वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा पूरी दुनिया में आगे होता है और रेगुलेटर्स जो होते हैं उसके पीछे पीछे होते हैं। लेकिन इस टेक रेवोल्यूशन ने हमारे प्राइवेट सेक्टर की स्पीड बहुत तेज़ कर दिया, तो रेगुलेटर्स बहुत पीछे रह गए हैं। और रेगुलेटर्स अब डरते हैं टेक्नोलॉजी से, डिसरप्शन से, तो वो भी तरह तरह के मसले अटकाते हैं। फिर जाहिर है वो लोग जो लॉबीज़ हैं, जो बिजनेसेस काम कर रहे हैं, वो भी उस तरह से शायद उनको पसंद नहीं आती कि उनके बिज़नेस मॉडल्स जो हैं आप डिसरप्ट कर लें। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं। तो विमेन के अपने चैलेंजेस हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के अपने चैलेंजेस हैं। और जब आपने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है तो आप सोचें कि आपने इन दोनों चैलेंजेस को एड्रेस करना है। हम तो जो हमारे मर्द हैं या लड़के हैं उनको एंटरप्रेन्योर नहीं बनने दे रहे, तो ख़वातीन और एंटरप्रेन्योरशिप, तो अगर आप पिछली सदी की सोच रखते हैं तो आपके लिए तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छी खबर भी है, कुछ उम्मीद की बात भी है। और सबसे मैं समझता हूँ पहली गुड न्यूज़ ये है कि हमें पता है कि हमें किस दवाई की ज़रूरत है। हमें पता है कि अगर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है तो इस मुल्क को क्या चाहिए। और हमें यह पता है कि हमें जो हमारी ख़वातीन हैं उनको हमें ट्रेनिंग देनी है। अगर वो कोई काम ऐसा कर रही हैं जिसके अंदर डिज़ाइन है तो डिज़ाइन थिंकिंग देनी है, मार्केटिंग स्किल्स देनी है, एक्सेस टू कैपिटल देना है, एक्सपोजर देना है, पीयर टू पीयर लर्निंग देनी है, मेंटरशिप देनी है, उनको लोगों के साथ बिठाना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया भर में चली हैं और हमें पता है। तो हमें इस बात का पता चल गया कि हमने क्या दवाई देनी है, क्योंकि पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस हमारे सामने है और हम भी पूरी दुनिया के साथ ही हैं। तो ये बात एक अच्छी खबर है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं। आज ये काम टाई कर रहा है, बहुत सारी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जो ये काम कर रही हैं। हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। यूएसएड इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन जब आप बाकी डेवलपमेंट पार्टनर से बात करें तो आपको नज़र आता है सो पीपल आर विलिंग टू हेल्प, पीपल वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, पीपल वांट टू काइंड ऑफ कम फॉरवर्ड एंड जॉइन हैंड्स। ले चलते हैं आपको कराची, जहां पर सिंध तरमीमी बिल के हवाले से, बलदियाती तरमीम के हवाले से MQM पाकिस्तान की जानिब से रैली निकाली गई और अब इत्तलात आ रही हैं कि इस रैली पर सिंध पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है। कराची में बलदियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज जारी था कि सिंध पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब हमारे साथ मौजूद हैं। अली असगर, क्या माजरा है, बयान कीजिएगा। आज MQM पाकिस्तान की जानिब से जो रैली निकाली गई, पुलिस की जानिब से उस रैली को वज़ीर हाउस तक जाने की इजाज़त दी गई थी। जो पार्टी क़यादत थी उनके साथ मुज़ाकरात हुए और उसके बाद जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर हाउस के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। और उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान के जो कायदीन थे उन्होंने जो है वज़ीर हाउस का जो मेन गेट है, वहाँ जो मेन एंट्रेंस है, उसको भी खाली करके सामने रोड पर धरना दिया और भरपूर तरीके से जो भी पुलिस है, इंतजामिया, उसके साथ मुज़ाकरात जारी रहे, उनके साथ ताउन किया। क्योंकि MQM की क़यादत ने कहा था कि वो पॉलिटिकल लोग हैं, बातचीत में यकीन रखते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि जो बलदियाती तरमीमी बिल है उसको हुकूमत सिंध ने जो है वापस लेने के बजाय
अचानक जो पुरअमन कारकुन थे एमकेएम पाकिस्तान के वज़ीर आला हाउस के सामने उन पर अचानक जो है वो शेलिंग शुरू कर दी और अचानक जो है लाठी चार्ज कर दी, जिसकी वजह से कुछ लोगों के जख्मी होने का इतलात हैं और ख़वातीन को भी इस जो है शेलिंग में नहीं बख्शा गया और जिसकी वजह से एमकेएम पाकिस्तान के जो एमपी हैं और जो रहनुमा हैं उनको शदीद मुश्किलात के और कारकुनों को शदीद मुश्किलात का सामना है और इस वक्त ये शेलिंग का जो सिलसिला है, लाठी चार्ज का सिलसिला जारी है और ये पुलिस का कहना है कि वो जो है जो तमाम मुजाहिरीन हैं उनको मंतशर करके और इस पूरी सड़क को खाली कराना चाहते थे, मगर बदकिस्मती ये है कि हुकूमत सिंध को एक पॉलिटिकल पार्टी के एहतजाज को जो है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय जो पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं उनको लाठी चार्ज करना या उन पे जो है शेलिंग करना यकीनन जो है ये हुकूमत सिंध या एक को ज़ेब नहीं देता है जो पॉलिटिकल पार्टी जो एमकेएम पाकिस्तान है उनके रहनुमाओं ने कहा है। तो इस वक्त ये शेलिंग का सिलसिला जारी है, कुछ ख़वातीन भी जो हैं उसमें ज़ख्मी हुई हैं और कुछ कारकुनान और रहनुमा भी जो है वो शेलिंग और लाठी चार्ज की वजह से ज़ख्मी होने के इतलात मौसूल हुए हैं। तो ये अभी जो शेलिंग का सिलसिला है और ये एहतजाज का जो सिलसिला है वो एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो किया गया था ताकि अब सिंध पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला रोक दिया गया है, ये अभी भी शेलिंग का सिलसिला जारी है? सूबाई हुकूमत ने वापस लिए। अली असगर अरबाब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, शेलिंग का सिलसिला जारी है या रोक दिया गया है पुलिस की जानिब से? देखिए इस वक्त जो मैं आपको बताऊं कि शेलिंग जो शुरू की गई थी, अब काफ़ी जो है लोग जो हैं अब वो अपनी गाड़ियों में जो है वो वापस भी जा रहे हैं, मगर शेलिंग का जो सिलसिला जो शदीद शेलिंग का सिलसिला था वो काफ़ी हद तक रोक दिया गया है और काफ़ी कारकुन जो हैं वो अभी काफ़ी उसी सड़क पर नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ही कम तादाद में हैं और जो कारकुन अली असगर, जब शेलिंग हुई क्या उस वक्त वहाँ पर विमेन पुलिस भी मौजूद थे? आपने बताया कि ख़वातीन को भी शेल्स लगे हैं, तो क्या कोई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और क्या लेडी कांस्टेबल्स थी वहाँ पर? नहीं, देखें जो पुलिस की जानिब से पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और ख़वातीन को यकीनन जो है वो शेल और आंसू गैस की वजह से काफ़ी दुश्वारी का सामना हुआ, कुछ ज़ख्मी भी हुई हैं जो टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको नज़र आ सकती हैं, मगर जो है वो पुलिस की कहीं भी हमें जो है पुलिस की जो दस्ते से वो कहीं भी नज़र नहीं आए और जबकि मर्द हजरात जो पुलिस एहलकार थे वो मुसलसल जो है इस रैली में मौजूद रहे और लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करते रहे, जबकि जो एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत के साथ जो है मुज़ाकरात भी जारी थे और मुज़ाकरात के बाद जो है उन्होंने जो वज़ीर आला हाउस का मेन गेट है, जो मेन एंट्रेंस है वो खाली कर दिया था और अपने तमाम धरने को एहतजाज को दूसरी सड़क की तरफ जो है मुंतकिल कर दिया था। उसके बावजूद अचानक जो है कारकुनों पर जो है वो जो है शेलिंग शुरू कर दी गई, आंसू गैस के शेल फेंके गए और लाठी चार्ज की गई, जिस वजह से जो पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग थे, जो कारकुन थे, उनको काफ़ी दुश्वारी और मुश्किलात का सामना हुआ। हुकूमत सिंध जो है उन्होंने की जानिब से जो है वो तरमीमी बिल पास किया गया है सिंध असेंबली में, जिसके तहत बल्दियाती इदारों से अली असगर अरबाब, आप बता रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी थे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, सिंध हुकूमत के साथ एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मौजूद थे इस रैली में और अभी मुज़ाकरात हो रहे थे तो शेलिंग का आगाज कर दिया गया। मुत्तहदा के कोई रहनुमा ऐसे भी हैं जो जिनको भी शेल लगे हैं जो इस शेलिंग से मुतासिर हुए हों, कुछ ऐसी इत्तलात हैं आपके पास? एमकेएम पाकिस्तान के जो मुतलक किया गया है, प्रेस को मीडिया को बताया गया है, उसमें जो है एमकेएम पाकिस्तान के जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, जो कायदीन हैं, वो भी जो है इस आंसू गैस शेलिंग और लाठीचार्ज से मुतासिर हुए हैं और जो इस वक्त जो रैली के शुरका हैं उनको खासी परेशानी और दुश्वारी का सामना है, मगर जो काफ़ी हद तक जो है जो रैली के शुरका थे अब जो है वो जा चुके हैं और सड़क पर अब कम तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, मगर एमकेएम क़यादत का यही कहना है कि मुज़ाकरात जारी थे उनके साथ, क्योंकि जब एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा वज़ीर आला हाउस की तरफ जा रहे थे तो पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए, पुलिस ने उस वक्त ताउन किया और आगे जाने की इजाज़त दी। उसके बाद एमकेएम पाकिस्तान के कारकुन वज़ीर आला हाउस के सामने पहुंचे, उन्होंने अपना एहतजाज कराया, सख्त नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि ये जो बल्दियाती तरमीम बिल है इसको वापस लें, बल्दियाती इदारों को अख्तियारात वापस किए जाएँ। और असगर, आप बता रहे हैं एक तरफ मुज़ाकरात जारी थे, दूसरी तरफ ये शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया, क्या सूबाई हुकूमत का कोई वर्जन सामने आया है कि ये वाक़या हुआ क्यों?
बिल्कुल, अभी तक मीडिया को जो है सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई भी जो उनका वर्जन है वो मीडिया के सामने नहीं आया है। वज़ीर आला हाउस के सामने ताहम जो है तर्जमान वज़ीर आला के सामने से ये ज़रूर बयान दिया गया कि आज वज़ीर आला जो है वो अपने चेकअप के लिए NICVD हॉस्पिटल ज़रूर गए थे और वो अपने वज़ीर आला हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। ये तो ज़रूर वज़ीर आला हाउस की जानिब से बयान जारी किया गया है कि वो अपनी रूटीन की चेकअप पे गया था और अभी वो वज़ीर आला हाउस में मौजूद हैं और रूटीन का काम कर रहे हैं। मगर इस जो असगर अरबाब, अब आप हमें आगाह कर रहे थे कराची में वज़ीर आला हाउस के सामने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सिंध बलदियाती तरमीमी बिल के खिलाफ रैली निकाली गई थी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस के सामने मौजूद थे। तहाँ मुज़ाकरात के दौरान ही पुलिस की जानिब से शेलिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ मज़ीद खबरें कैबिनेट आवर का हिस्सा बनाते हैं। अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत की सम दुरुस्त है। सनती और तिजारती सरगर्मियों में इजाफे समेत ज़राई शोबे की पैदावार रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है। मुआशरे के तमाम तबकात को मुआशी तरक्की के समरात पहुँचाने के लिए कोशा हैं। ये बात वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कही। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि विरसे में मिलने वाले माशी बहरान और कोरोना की आलमी वबा के बावजूद मौसर इक़दामात से माशी इस्तेहकाम का हसूल मुमकिन हुआ। ग्रोथ हो रही है, 5.57 जो रीबेस्ड है पिछले साल हुई है। बिजली जो है वो 13% से उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मंथली बेसिस पे $2 बिलियन होती थी, अब $3 बिलियन पर मंथ हो रही हैं। रिमिटेंसेज हमारी 11.5 से बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑफ टेक है वो हाईएस्ट है। टैक्स कलेक्शन 32 से 33% ज्यादा है पिछले साल से। एग्रीकल्चर की जितनी भी फसलें हैं वो सारी रिकॉर्ड है। शौकत तरीन ने कहा कि दुनिया बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रही है। आम आदमी के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी इक़दामात किए गए हैं। एहसास राशन जो प्रोग्राम है वो 20 मिलियन हाउस होल्ड के लिए होगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो मैंने शुरू करवाया था, काश्तकारों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, सेहत कार्ड तो हम दे ही रहे हैं और हम स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। सैलरीड क्लास की अगले चंद दिनों में हम प्रोग्राम बना रहे हैं जो उनको टारगेट करेंगे, हम उनकी इनकम्स को बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि IT के शोबे के बरामदात में इजाफे के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। IT का शोबा तिजारती खसारे पर काबू पाने में मावन साबित होगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ओपोजिशन 23 मार्च को एहतजाज करके अपना शौक पूरा कर ले, इनसे होना तो कुछ भी नहीं। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उसे नालायक ओपोजिशन मिली। तफसील से आगाह करेंगे इमरान मनसब। फिनांस बिल में आपको शिकस्त हो चुकी है, सारे बिलों पर आपको शिकस्त हो चुकी है। आप अपनी शिकस्तों को देखें। अगर ये मीडिया ना हो तो आपका नाम भी कौम भूल जाए। इस मीडिया का जाके सुबह शाम शुक्रिया अदा करें जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है, वरना सियासी तौर पर तो 1.5 साल बाद देखेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ नहीं खड़े। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। अपोजिशन बताए उसने 3.5 साल में आवाम के फायदे की क्या बात की। बड़ा शोर डालते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे, और अब ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें। आप इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं को भी नाराज करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये ना समझें कौम आपकी सोचों से वाकिफ नहीं है। जमहूरी तरीका ये है कि आप असम्बलियों में आकर अपनी ताकत का इजहार करें। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल अब जलीलो ख्वार होंगे सड़कों। तकरीब से रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने लियाकत बाग रावलपिंडी में 10 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी से इस्तेफादे के बारे में पाकिस्तान SDG सरमायाकारी रिपोर्ट 2021 का इजरा कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, काबिल तजदीद और मुतबादिल ज़राए से पैदा की जाने वाली बिजली, सेहत, तालीम, टेक्नोलॉजी और मुआसरात के शोबों में अरबों रुपए की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रही हैं नम्रा सुहेल।
پائیدار ترقیاتی اہداف کا حصول پاکستان میں موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے نجی سرمایہ کاری سے استفادے کے بارے میں پاکستان SGD سرمایہ کاری رپورٹ 2021 کا اجرا کیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ SGD فائنانسنگ ایکو سسٹم میں بروقت اضافے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ 3 buzzwords: inclusive, sustainable, and how to do it. It's not that we haven't achieved growth in the past. We've gone up, we've gone down. The growth that we have achieved has not been sustainable. How do we maintain a consistent growth that would give us the investments in development, that would address the issues of alleviating poverty in Pakistan, job creation, so on and so forth. رپورٹ کے اجرا کی تقریب میں بتایا گیا کہ 21 کروڑ کی آبادی اور تیزی سے ترقی کرتی معیشت کے ساتھ ساتھ پاکستان پائیدار ترقیاتی اہداف سے جڑے شعبوں میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے لیے مواقع لیے ہوئے ہے۔ پاکستان کے 4 پرائرٹی کے سیکٹرز میں کیسے ہم کیپٹل کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، جس میں کلائمیٹ چینج کا سیکٹر ہے، جس میں سسٹینیبل ایگریکلچر کا سیکٹر ہے، جس میں ٹرانسپورٹ اور کنیکٹیویٹی کا سیکٹر ہے، اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن کا سیکٹر۔ The Sustainable Development Goals is a challenging set of goals that affects everybody at the grassroots level. Research, advocacy, partnership development, private sector investments یہ ہمارا اسکوپ ہے۔ وزارت خارجہ کی سبزہ زار میں ہونے والی تقریب میں پاکستان SGD سرمایہ کاری کے حوالے سے خصوصی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی، جس میں پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے موجودہ حکومت کی جانب سے کی جانے والی کاوشوں کو اجاگر کیا گیا تھا۔ پاکستان میں پائیدار ترقی کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری اقوام متحدہ کے ایجنڈا 2030 کے حصول کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر دفاع اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر پرویز خٹک نے کہا ہے کہ ملک میں 15 لاکھ سستے گھروں کی تعمیر پر ابھی کام جاری ہے، جو آسان اقساط پر بلا سود غریب عوام کو دیے جائیں گے۔ ہنگو کے علاقے بابر میلہ میں اورکزئی ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر چل رہی ہے، جس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ سمیت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں پاکستان سے مہنگائی 10 گنا زیادہ ہے۔ ہماری 80% ضروریات باہر سے درآمد کی جاتی ہیں، جس سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ پرویز خٹک نے کارکنوں پر زور دیا کہ بلدیاتی انتخابات میں پارٹی امیدواروں کی کامیابی کے لیے مل کر جدوجہد کریں۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین پیسوں کے بلبوتے پر تحریک انصاف کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی مذموم کوششوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ سمندر پار پاکستانیوں کا 3 روزہ اجتماع 13 سے 16 مارچ تک اسلام آباد میں ہوگا، جس میں دنیا بھر میں قائم پاکستان تحریک انصاف کی شاخوں کے منتخب ذمہ داران اور کارکنان بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ یہ فیصلہ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری جنرل اسد عمر اور سیکریٹری اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹرز ڈاکٹر عبداللہ ریاض کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وفاقی وزیر انصاف اسد عمر نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا بیش قیمت اثاثہ ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کا یہ اجتماع ملک کی سیاسی تاریخ کا اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں پنجاب میں پارٹی امور کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں آئندہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے حکمت عملی وضع کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، PTI جنوبی پنجاب کے صدر وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور پنجاب کے وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کو مزید فعال اور متحرک بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ غذائی تحقیق اور تحفظ خوراک کے وفاقی وزیر سید فخر امام نے کہا کہ زرعی تحقیق کے ثمرات کا کاشتکاروں تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ ان کی پیداواری لاگت میں کمی اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ فیصل آباد میں ایک اجلاس کے دوران وفاقی وزیر نے کہا کہ زرعی سائنسدان قومی پیداوار میں اضافے اور بہتر آؤٹ پٹ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے نے اپنے قیام سے لے کر اب تک 659 مختلف فصلوں کی اقسام کو عام کاشت کے لیے متعارف کروایا ہے۔ ان میں گندم کی 90، کپاس کی 58، دالوں کی 32 اور گنے کی 28 سے زیادہ اقسام بھی شامل ہیں۔ آبی وسائل کے وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا ہے کہ جائقہ کے تحت پاکستانی آبی ماہرین کی تربیت، موسمی پیشگوئی کے اسٹیٹ آف دی آرٹ نظام کی فراہمی اور کئی شہروں میں نکاسیاب کے منصوبے
पाक जापान दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर में जापानी सफीर मिस्टर वडा मेत्सुहिरो से मुलाकात में वफाकी वजीर ने कहा कि वाटर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल से जापानी इमदाद और तकनीकी ताउन मददगार साबित हो रहे हैं। जापानी सफीर ने पाकिस्तान के लिए ताउन मजीद बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशों की यकीन दहानी कराई। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मियां साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपरासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में हैं, जबकि अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटी के नाम पर हैं। वो सरदार अयाज सादिक के ट्वीट मियां साहब का जिस्म लंदन में और रूह पाकिस्तान में है पर अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे थे। एक और ट्वीट में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी में तनज़्ज़ुली हुई है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किस कदर मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब आलमी बैंक पाकिस्तान की 5.37% से तरक्की की तस्दीक कर रहा है और कोरोना से निपटने की हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ आलमी सतह पर हो रही है, एक ऐसी बेसरोपा रिपोर्ट आती है जिसका सर है न पैर और एक प्रेस रिलीज पर हेडलाइंस लग जाती हैं। उन्होंने कहा कि मालियाती करप्शन का तस्करा भी नहीं है, लेकिन प्रेस रिलीज में ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट अपोजिशन की भी ये जुर्रत हुई कि हुकूमत पर तनकीद कर सके। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अल्लाह की शान है, नून लीग और फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें, इसे कहते हैं आसमान पर थूकना। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात फरूख हबीब ने कहा है कि कोविड-19 और आलमी सतह पर दहाई की सबसे ज्यादा महंगाई दीगर माशी चैलेंजेस के बावजूद 5.37% पर पायदार तरक्की की शरह कामयाबी है। पहली शशमाही में बरामदात, टैक्स वसूली, अजनास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अपने ट्वीट में वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा कि पहली शशमाही में IT बरामदात में 35.8%, FPR टैक्स वसूली 32.4%, स्टेट बैंक रिजर्व 31.8%, टेक्सटाइल बरामदात 26%, सर्विसेज बरामदात 20.4%, तरसीलात ज़र में 13.3% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि कपास, चावल, गन्ना, गंदम और मकई की पैदावार में इजाफा हुआ, जिससे किसान के पास अरबों रुपए की इजाफी आमदन आई है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की तफसील इस रिपोर्ट में। भारत का नाम नहाद यौम जमहूरिया मकबूजा जम्मू कश्मीर के नहते और मजलूम अवाम के लिए अजाब बन गया। पूरे इलाके में गुज़श्ता कई रोज से कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है और जालिमाना तसल्लुत के खिलाफ मुजाहिरों को रोकने के लिए फोर्सेस की भारी नफरी गली कोचों में मौजूद है। वादी कश्मीर और जम्मू के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके और चौकियां कायम की गई। भारतीय फौजी जगह जगह शहरियों के जामे तलाशी ले रहे हैं। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। सख्त पाबंदियों के बावजूद वादी के मुख्तलिफ इलाकों में काले झंडे और बैनर आविजा किए गए, जिससे कठपुतली इंतजामिया मजीद बौखलाहट का शिकार हो गई। मकबूजा कश्मीर के अवाम हर साल 26 जनवरी को भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं और उस रोज मुकम्मल हड़ताल की जाती है। आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की तरफ मबजूल कराने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों और रैलियों का इनकाद किया जाता है। मोदी हुकूमत ने सिक्योरिटी के नाम पर कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाकर जम्मू कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। 26 जनवरी की तकरीबात के मरकजी मुकामात बिलखुसूस क्रिकेट स्टेडियम सोनावार श्रीनगर और मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में फौजियों को तैनात किया गया है। बुलंद इमारतों पर माहिर निशानबाज तैनात किए गए हैं, जबकि लोगों की निगरानी के लिए सुराग रिसा कुत्ते, ड्रोन्स और CCTV कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि भारत एक हिंदू इंतहा पसंद फाशिस्ट मुल्क बन चुका है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी के लिए खुलेआम अवाम को उकसा रही हैं। अपने बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा कि यौम जमहूरिया मनाकर भारत दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आलमी दुनिया भारत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपने इक़दामात उठाए। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों के यौम सियाह के हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि भारत जमहूरी मुल्क होने का राग तो अलापता है, लेकिन दर हकीकत इंतहा पसंद रियासत है। भारत का स्याह चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। भारत जमहूरी मुल्क होने का राग तो अलाप रहा है, लेकिन वो हकीकत में जमहूरी मुल्क नहीं है। उसने कश्मीरियों के साथ जुल्म और बर्बरियत जारी रखी हुई है। हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो जुल्म और ज्यादती
जुल्म और जबर रखा हुआ है, उनको वो जो आज़ादी का हक, उनका बुनियादी हक है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है, उसकी बुनियाद पर राय शुमारी का हक आज तक नहीं दिए। 74 साल हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर में भी भारत का नाम नेहाद यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम घड़ीपन चौक से बुरहान वानी शहीद चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली के शुरका ने स्याह परचम लहराए और स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। उन्होंने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत जाली जमहूरियत की आड़ में कश्मीरी आवाम का कत्लेआम कर रहा है। भारत के अंदर मुसलमान और दीगर अक़लियतें हिंदू दहशतगर्दी का शिकार हैं। आज भारत के यौम जमहूरिया को दुनिया भर में यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया के मौके पर ऑल पार्टीज हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिस पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि यौम स्याह पर एहतजाज के खौफ से भारतीय फोर्सेज ने गुज़िश्ता रात सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करके थानों में बंद कर दिया। भारत को यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक नहीं। हिंदुस्तानी फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम बंद करे। आज भारत का यौम जमहूरिया है और कश्मीरी इस दिन को यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। दरअसल कश्मीर पे भारत का गैर आईनी और गैर कानूनी कब्जा है। कश्मीर के अंदर सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। भारत की जो सो कॉल्ड जमहूरियत है वो फेल हो गई, नाकाम हो गई मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को रिलीफ देने में और वो वादा निभाने में जो उन्होंने उनके साथ किया था 1947 में कि कश्मीरियों को हक दिया जाएगा वो कि अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। मकबूजा कश्मीर में जो है एक हफ्ते से पहले ही उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और मकबूजा कश्मीर में जो है नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हैं और कल की इतला है कि काफ़ी सारे हज़ारों में है तादाद में है जिनको थानों में बंद किया गया है। मुजाहिरीन ने अक़वाम आलम और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम रुकवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की अपील की है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया भर में मुकीम सिख बिरादरी भी भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मना रही है। ननकाना साहिब में सिख बिरादरी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर भारत पे इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ नारे दर्ज थे। सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और खालिस्तान के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया कि भारत में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक का नोटिस लिया जाए। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि इसने अफगानिस्तान के लिए 40 करोड़ 50 लाख डॉलर्स ग्रांट की मंजूरी दे दी है जो अफगानिस्तान के अवाम की खुराक की फ्राहमी के अलावा तालीम और सेहत की खदमात पर खर्च किए जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ये रकम अक़वाम मुत्तहिदा के 4 इदारों को फराहम करेगा जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। बैंक ने कहा है कि अफगानिस्तान में गैर मामूली बहरान के बायस ये रकम फराहम की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अफगानिस्तान में सेहत के बड़े मराकज़ शदीद माली मुश्किलात से दोचार हैं। अगर फौरी इक़दाम नहीं उठाए गए तो सेहत का निज़ाम तबाह हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सेहतमंद प्रोग्राम अफगानिस्तान के निज़ाम सेहत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है जो 2331 सेहत के मराकज़ के जरिए लाखों अफगानों की देखभाल करता है। WHO ने बैनुल अक़वामी अतिया दहिंदगान से मुतालबा कर दिया कि वो अफगानिस्तान के बुनियादी निज़ाम सेहत की देखभाल के लिए फंडिंग करें। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने अपने सऊदी अरब के दौरे के दौरान मदीना मुनव्वरा पहुंचे। स्पीकर असद कैसर ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। इस मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की।
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हमने अपोजिशन की मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया है। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि हमारी हुकूमत ने पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया। उन्होंने कहा कि रवा माली साल के दौरान 740 अरब रुपए सूबे के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तस किए गए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे के हर इलाके की तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा के हल्का NA 161 में तरक्याती कामों के लिए अब तक 15 अरब रुपए की खती रकम दी है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त इस हल्के के रुकन कौमी असम्बली मियाँ शफीक आराई के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल्ला, बताइएगा कौन कौन से तरक्याती काम जारी हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा के हल्का NA 161 में। इस हल्के में मौजूदा हुकूमत ने जो 15 अरब रुपए के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, जो तरक्याती काम है, उसके लिए फ़ंड जारी किया है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इस वक्त जारी भी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जो मुंतखब होने वाले MNA मियाँ शफीक रही हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके हल्के में कितने तरक्याती काम जारी है और कब तक ये कम्प्लीट हो जाएंगे। लोधरा सुपर चौक से लेके ये मुल्तान भावलपुर रोड तक ये 62 किलोमीटर की जो सड़क है, ये सारी सड़क जो है वो दोबारा जो है उसको बनाई जा रही है। तकरीबन 9 अरब रुपए का मंसूबा है और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से एक फ्लाईओवर बन रहा है। जो ये फ्लाईओवर जो है ये जलालपुर रोड के को मिलाएगा ना N5 के साथ, ये सक्खर मोटरवे के साथ जाके लोधरा को कनेक्ट करती है। हल्के 161 में तकरीबन 15 अरब रुपए का काम हो रहा है ना, जिसमें बहुत सारे हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं। इसी तरह हमने एक सुई गैस जो कि बस्ती मलूक से मुजाहिदाबाद तक है ना 15 किलोमीटर की लाइन डलवाई है ना, जिसके ऊपर 35 करोड़ रुपए लागत आई है। तो ये इस तरह जो हमारे मंसूबे हैं, 35 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट की जो है वो हमने मुख्तलिफ देहातों में जो है बिजली मुहैया की है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इन सब प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब का बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ, जिन्होंने इसके लिए हमें वसाइल मुहैया किए। सवात मोटरवे के दूसरे मरहले की तामीर के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी और निजी तामीराती कंपनी के दरमियान आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुआहदे पर दस्तखत हो गए। चकदरा से फतेहपुर तक 80 किलोमीटर तवील सवात मोटरवे का दूसरा हिस्सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर किया जाएगा। मनसूबे पर 37 अरब रुपए तखमीना लागत आएगी। इब्तदाई तौर पर यह मोटरवे 4 लेन्स पर मुश्तमिल होगी, जिसे 6 लेन्स तक कुशादा किया जा सकेगा। मनसूबा 2 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। मनसूबे में 8 पुल और 9 इंटरचेंजेस तामीर किए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि मनसूबे के लिए ज़मीन की खरीदारी का अमल शुरू हो गया है। मनसूबे की तकमील से इलाके में तिजारती, सियाहती और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। मौजूदा हुकूमत ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने, ज़राई तरक्की और किसानों की खुशहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। ज़राई ग्रेजुएट्स अमली ज़िंदगी में तहकीक के जदीद तकाज़ों से मुल्की ज़राअत को हम आहंग करने में अपना किरदार अदा करें। ये बात गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुल्तान में ज़राई यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कही। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों, बीमारियों, आबी वसाइल की कमी और जहरीली अद्वियात से फसलों की पैदावार मुतासिर हो रही है। इन मसाइल का हल ढूंढना ज़रूरी है। ज़राअत के सूबाई वज़ीर हुसैन जहानिया गर्देजी और वाइस चांसलर डॉक्टर राव आसिफ अली ने भी ज़राई तरक्की में हुकूमती काविशों को सराहा। गवर्नर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले ग्रेजुएट्स में मेडल्स तकसीम किए और नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात, वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मोहम्मद असफर एहसन से पाकिस्तान में तैनात तुर्की के सफ़ीर मुस्तफ़ा यर्दाकोल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत ने तुर्क सफ़ीर को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से मुतालिक ब्रीफिंग दी और कहा कि यह समिट गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के कारोबारी माहौल के बारे में जानने का एक बेहतरीन मौका होगा। वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान में मौजूद तुर्क कंपनीज को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने तुर्क सरमायाकारों को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत की दावत भी दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मुल्क में करप्शन जिनकी वजह से परवान चढ़ी वही करप्शन पर भाषण दे रहे हैं। करप्ट अशराफिया का कानून को जूते की नोक पर रखना ही करप्शन परसेप्शन की वजह है। शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि करप्शन परसेप्शन बढ़ती है जब मफरूर जेल की बजाय लंदन में हो।
اور جب اربوں منی لانڈرنگ کرنے والے ہی کرپشن کے نام پر سیاست چمکائیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ آپ جیسے قانون شکن ہی اس ملک میں قانون کا مذاق بناتے ہیں۔ تحریک انصاف کا وجود ہی آپ جیسوں قانون شکنوں کے خلاف جہاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے میاں کا رونا دھونا اسی ذاتی نظام کے پٹ جانے کی دہائی ہے۔ آپ صبح و شام ڈیل اور ڈھیل حاصل کرنے کی ناکام کوشش میں ہیں۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ ظلم قبول کرنے والے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے خلافت راشدہ کا نظام اپنانا ہوگا۔ تفصیل بتائیں گے انیس ساوان۔ اسلام آباد میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اسلام نظام شورا کا قائل ہے، امریت کا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے نظام عدل کا نفاذ ضروری ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام خلافت راشدہ آئے، پاکستان مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنے، تو اس کے لیے ہمیں اس ماڈل کو دیکھنا ہوگا، اس پہ چلنا ہوگا جو ہمیں خلافت راشدہ نے دیا ہے، اور وہ ہے عدل اور وہ ہے احتساب۔ اس سے قبل بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی نے کہا کہ معاشرے کی تعمیر میں تعلیم یافتہ خواتین کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے خواتین کو حقوق فراہم کرنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ انیس ساوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی کیبنٹ آور کا وقت ختم ہوا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے ہے۔ It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے۔ I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے۔ جب ایمان تمہارے پاس ہو، اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو، تو پھر پرواہ نہیں، رکنا نہیں، جھکنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ آندھی آئے یا طوفان، مشکل میں ہو جو اپنی جان، آندھی آئے یا طوفان، مشکل میں ہو جو اپنی جان، میں تم کو تھام لوں، تم مجھ کو تھام لو، تو پھر پرواہ نہیں، رکنا نہیں،
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हुसैन इंटरप्रेटर फहद उमर। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, पाक फौज के पेशावराना उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत दौरा चीन के हवाले से आला सतह इजलास, सरमायाकारी, तिजारत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बरामदात के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ठोस मनसूबों पर चीनी हुक्काम से जारी बातचीत पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, मुशीर कौमी सलामती और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। सिंध बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ MQM पाकिस्तान की रैली और धरना, पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग और शदीद लाठीचार्ज। खवातीन और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रुकने सिंध असम्बली सदाकत हुसैन भी लाठीचार्ज से जख्मी। शुरका की सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ नारेबाजी। हम एक मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बेसरोपा रिपोर्ट में ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट अपोजिशन को भी हुकूमत पर तनकीद की जरूरत हो गई। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तज़किरा भी नहीं। आलमी बैंक पाकिस्तान की 5.37% तरक्की की तस्दीक कर रहा है। कोरोना वबा से निमटने की हुकूमती पॉलिसीज़ की आलमी सतह पर तारीफ हो रही है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। पाकिस्तान और काज़किस्तान के दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और काज़किस्तान के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। खेलों के नाज़रीन के लिए बड़ी खबर, PTV स्पोर्ट्स की नशरियात HD पर मुंतकिल। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का मुकाबला HD क्वालिटी में PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन PSL 7 के मुकाबले भी PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देखकर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। PSL 7 का मैदान सजने को तैयार। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों से भरे मेगा इवेंट का कल से कराची में आगाज। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की टीम्स होंगी मद्दे मुकाबले। तमाम मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द सद्दाम हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे जाने वाला दहशतगर्द बारूदी सुरंगें बनाने का माहिर, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस था। भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। शहर शहर मुजाहरे और रैलियां, वादी फौजी छावनी में तब्दील। जगह जगह चौकियां कायम। जामा तलाशियां और शनाख्त परेड। भारतीय मजालिम के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां। और पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में मुसलसल इजाफा। एक रोज में 5196 अफराद मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड। वबा से 15 अफराद जा भग। 1293 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज में जारी। मजमूई तौर पर 17 करोड़ 34 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी को तैनात कर दिया गया है। मुशीर दाखिला व एहतसाब, उनकी तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी को मुशीर दाखिला व एहतसाब तैनात कर दिया गया है। बताते चले आपको
سابق مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کے مستعفی ہونے کے بعد یہ عہدہ خالی تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کو مشیر داخلہ و احتساب تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کے تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ساتھ رہیے۔